नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इश्तियाक उल्लाह खां जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में आपसे ही कानूनी जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद राजन जी और श्वेता जी, आपने हमको ये अवसर दिया जी, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आज इस लीगल प्रोग्राम में आपको हम डिक्लेरेशन ऑफ सूट जी, जिसे जो है हकीकत का दावा कहते हैं, उसके बारे में जो है हम इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे जी। ये देखिए, डिक्लेरेशन तो और भी तरीके के हैं। एक तो डिक्लेरेशन ये है कि जो असंक्रमणीय भूमि दर हैं, वो संक्रमणीय भूमि दर करने के लिए भी आप डिक्लेरेटिव सूट लाते हैं और उसमें भी डिक्लेरेशन होता है। और असंक्रमणीय भूमि को जब संक्रमणीय भूमि को आप जो है एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर भूमि में आप कन्वर्ट करने के लिए डिक्लेरेटिव सूट लाते हैं, वो भी डिक्लेरेटिव सूट है। लेकिन हम जो आपको आज प्रकाश डाल रहे हैं वो डिक्लेरेटिव सूट राइट ऑफ टेन्योर होल्डर के संबंध में आपको हम प्रकाश डालेंगे कि जब किसी के अधिकार का हनन हुआ है या होने की संभावना है, उस वक्त टेन्योर होल्डर जो है वो अपना सूट किस तरह से लावेगा। इसके बारे में देखिए, जब आपका यूपीआरसी 2006 प्रकाश में नहीं था, उस वक्त जो है जिम्मेदारी ऑबलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, इसकी धारा 229B के तहत जो है वो आप डिक्लेरेटिव सूट लाते थे और अपने अधिकारों की घोषणा का बाद एसडीओ की अदालत में पेश करके आप अपनी याचना मांगते थे। लेकिन यूपीआरसी 2006 जब प्रकाश में आया तो ये सेक्शन जो है वो आपका 144 जो है जी, आपका यूपीआरसी 2006 के तहत जो है आप जो है डिक्लेरेशन अपने अधिकारों का मांगेंगे। तो इस संबंध में जो है एनी पर्सन क्लेमिंग ए भूमिधर आर असामी जी, एनी पर्सन क्लेमिंग भूमिधर आर असामी ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर विच यू क्लेम इन हिज सूट either exclusively or jointly with any other person of the holding or part thereof may sue in the competent court and gain the remedy by their suit। तो इसमें ये जो आप सूट दायर करेंगे डिक्लेरेशन सूट का, तो ये इसमें देखिए, आप चाहे भूमिधर के लिए डिक्लेयर कर लिए आवें और चाहे असामी के लिए आवें कि हमें भूमिधर डिक्लेयर किया जाए या असामी डिक्लेयर किया जाए, दोनों के संबंध में आप याचना अपनी मांग सकते हैं। अकेले भी सूट आप दायर कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कई लोग एग्रीव्ड हैं तो वो एक साथ मिल करके भी जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। पूरे घाटे के बारे में केस हो या उस घाटे के पार्ट के संबंध में केस हो, इसमें कोई आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप पूरे घाटे का नहीं मांग रहे हैं और उसके लिए आप ज्वाइंट टेन्योर होल्डर के लिए मांग रहे हैं, आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। ये आपके लिए स्वतंत्रता है, आप दोनों सूरत में जो है आप ला सकते हैं और चाहे पार्ट के लिए लाएं और चाहे वो पूरे दावे के लिए लाएं। अब इसका 144 सबसेक्शन 2 जो प्रोवाइड करता है उसमें कुछ बाध्यताएं, उसमें बाइंडिंग है, कुछ पाबंदियां हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि उसके लिए ये शर्त है कि जब आप दावा दायर करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत इन्हें आप फरीक बनाएंगे। और दूसरा मैंडेटरी प्रोविज़न ये है
जिसके खिलाफ आप दावा दायर कर रहे हैं, डिफेंडेंट की हैसियत से आप उसे भी फरीक बनाएंगे। अच्छा। अब क्योंकि आपका सूट डिक्लेरेटरी सूट है, तो इसमें आपको एक ध्यान में बात रखनी पड़ेगी, लॉ प्लीडिंग लागू होती है। लॉ प्लीडिंग में आपको जो है सीपीसी प्रिवेल करेगी और दावा दायर करने से पहले ये 60 दिन की मियाद नोटिस दफा 80 सीपीसी और 106 पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है पहले नोटिस के कंटेंट्स आपको सीपीसी की धारा 80 में जो है प्रोवाइड हैं कि उसमें विवरण दावा जो है उसकी क्या शक्ल होगी। सबसे पहले जो है आप जब नोटिस आप लिखेंगे तो उसमें आप अपना नाम जिसके जरिए जो उसमें एग्रीव्ड है जरिए एडवोकेट, और डिफेंडेंट्स में जो है स्टेट द्वारा जिला अधिकारी, और दूसरी पार्टी उसमें गांव सभा होगी। उसके बाद आप अपनी याचना करेंगे या शॉर्ट में कि आप जो है एक दावा दायर करना चाहते हैं, और क्योंकि दावा दायर करने से पहले मियादी 60 दिन की नोटिस आवश्यक है, इसलिए नोटिस दी जा रही है। संक्षिप्त तथ्य जो आपका दावा है उसका एक संक्षिप्त विवरण आप देंगे कि आप कहाँ से गिरवांश आपको है जो आपको दावे की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आप विवरण दावा देंगे जिसमें आप जो है अदालत, किस अदालत में आपका दावा जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर की अदालत में आपका दावा जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर लिखेंगे। उसके बाद इनर ऑफ द केस, वादी, प्रतिवादी, और उसके बाद जो है काज ऑफ एक्शन, वाद कारण अगर आपका नोटिस में छूट गया तो फिर आपका दावा फेल हो जाएगा। और फिर फॉर्मल जो है औपचारिक में आपको कोर्ट फीस का विवरण देना पड़ेगा, उसके लगान का, और लगान के साथ में उसका जो है कि उसका जो तयशुदा कोर्ट फीस है। इस वक्त जो है पहले 2 रुपये 3 रुपये थी, अब 10 रुपये का कोर्ट फीस अदा होता है। ये आपको लिखना होगा कि जब दावा दायर करने के बाद 10 रुपये का कोर्ट फीस अदा किया जाएगा। उसके बाद आपकी याचना। तो एक बात और ख्याल आपको रखना है, जिस वक्त आप दावा दायर करेंगे तो आपको नोटिस में नजर होगी कि आपने नोटिस में काज ऑफ एक्शन में कौन सी तारीख आपने वाद कारण दिखाई है, वही डेट आपके दावे में होगी। अगर आपने दावे की डेट और नोटिस की काज ऑफ एक्शन डिफर कर दिया तो आपका दावा फेल हो जाएगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। और 229 के मुकदमे में आपको ये भी देखना है कि आपका काज ऑफ एक्शन कंसोलिडेशन पीरियड में तो नहीं था। अगर कंसोलिडेशन पीरियड से आपका चल रहा है तो अब उस वक्त आपने रेमडी अवेल नहीं की। जब काज ऑफ एक्शन आपका कंसोलिडेशन पीरियड में था तो फिर सेक्शन 49 बार करता है। सेक्शन 49 जब बार करेगा तो आपका दावा फेल हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपका दावा कंसोलिडेशन पीरियड की धारा 52 गजट के बाद आया है और फेल हो रहा है, उस सूरत में आपको जो है जहाँ से आप एग्रीव्ड थे उसी ऑर्डर की अपील आप एसओसी के यहाँ करेंगे, और वो मंजूर करने के बाद में फिर सीओ के यहाँ रिमांड केस होगा, फिर आप उससे लड़के आप अपना क्लेम ला सकते हैं। और अगर परिस्थिति ये है कि ज्वाइंट टेनेंसी है कि आप किसी के साथ सह भूमिधर के रूप में वहाँ नहीं हो पाए, आप 4 भाई हैं, आपका नाम छूट गया, 3 भाइयों का नाम आ गया, आप रह गए, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं होना पड़ेगा। आप डिक्लेरेटरी सूट के जरिए से जो है आप अपनी बात रखेंगे और कोर्ट टेन्योर होल्डर की हैसियत से आप डिक्लेयर हो जाएंगे, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी बात ये, लिबरल व्यू, ये जितने भी सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं ये लिबरल व्यू नहीं लेते हैं। अच्छा। और जब इसकी अपीलेट कोर्ट है, कमिश्नर है, ये भी लिबरल व्यू नहीं लेते हैं। फिर आपको जो है लड़ना पड़ता है हाई कोर्ट तक।
तो एक बात आप ख्याल रखें, जब आप सूट दायर कर रहे हैं तो क्या आप उस वक्त नाबालिग थे जिस वक्त कंसोलिडेशन पीरियड था? अगर उस वक्त आप नाबालिग थे तब आप सूट दायर करेंगे 229 का, ये 144 UPRC 2006 का, और उसमें इस बात का आप स्पष्टीकरण देंगे कि कंसोलिडेशन पीरियड के समय में हम नाबालिग थे और जो हमारे संरक्षक थे वो अशिक्षित थे और उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि कंसोलिडेशन पीरियड में हम इसको जो है अपने क्लेम को जो है वो लाएं, और अब हम बालिग हुए हैं, अब हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है ये आवश्यक नहीं है सब डिविजनल ऑफिसर आपकी बात को मान ले, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आप इसकी अपील करेंगे, कमिश्नर भी आपके दावे को फेल कर देता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी फेल कर देता है, तो आपको रेमेडी हाई कोर्ट से अवेल होगी। इस संबंध में जो है RD 2020 वॉल्यूम 146 पेज 538 लेटेस्ट रूलिंग है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि नाबालिग जिस वक्त कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था नाबालिग था और वो सूट नहीं लाया, तो यहाँ पर उस टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर उसके टाइटल को जो है वो डिबार नहीं किया जा सकता है, उसे जो है ये राइट्स दिए जाएंगे और उसका दावा जो है वो डिग्री योग है, और केस वहाँ से रिमांड होने के बाद में फिर लोअर कोर्ट ने जो है उसे रेमेडी अवेल कराई। तो इस संबंध में जो है 229 के मुकदमे में तमाम टेक्निकलिटीज आती हैं, कहीं पर जो है सह खातेदारी का मामला आता है, तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आपकी जो है SGO की कोर्ट है, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको रेमेडी दे दे, क्योंकि वो सेक्शन 49 जहाँ अपोनेंट जो है सेक्शन 49 की प्ली पर इशू बनाता है, सेक्शन 49 बात करता है, वहाँ रेमेडी अवेल नहीं की और इतने दिन से जो है वो ये इनका नाम चला आ रहा है, लेकिन आपको उस केस को रिटर्न नहीं लेना है, आगे आपको उसकी रेमेडी मिलेगी और आप जो हैं उसमें सफल होंगे। दावे में बहुत खास बातें ये हैं कि दावे में जो आप प्लीडिंग करें बहुत स्पष्ट प्लीडिंग होनी चाहिए और आपका काज ऑफ एक्शन बहुत स्पष्ट होना चाहिए और रेमेडी आप जो मांग रहे हैं वो स्पष्ट हो। खास में एक बात और ख्याल रखने योग्य है, हम इसमें संबंध में बताना चाहेंगे कि देखिए कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ प्लीडिंग नहीं लागू होती है, लेकिन डिक्लेरेटरी सूट है, पार्टीशन सूट है, बेदखली सूट है, इसमें लॉ प्लीडिंग लागू होती है। जब आप दावा अदालत में पेश करते हैं तो उसमें जो सेक्शन आप लिखते हैं उसका वेरिफिकेशन आवश्यक है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो उसमें ऑर्डर 6 रूल 15 से जो है वो बाधित हो जाएगा और वहाँ पर जो है आपको रिटर्न टू बैक आपको अपना दावा वापस लेके फ्रेश दावा लाना पड़ेगा, उसमें लिटिगेशन आपका बढ़ेगा। तो इस संबंध में आपको जो है खास ध्यान रखना है और ये शर्त नहीं है कि दावेदार आप 6 लोग हों, वो 6 लोग जो हैं उस तस्दीक करें। उसको एक आदमी अगर तस्दीक कर देता है तो भी आपका दावा कंप्लीट है, उसमें कोई नुक्स नहीं आती है और वो दावा आपका जो है डन सही माना जाएगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ये तमाम बातें इसमें हैं इसमें। और एक बात और आपको बता दें, इस दावे की प्लीडिंग में एविडेंस आपकी जो है जो आपके जहन में है, दावा दायर करने से पहले सारी सर्टिफाइड कापी डबल कापीज में आपने, और जब आप दावा दायर करें उस वक्त तो आप फोटोकॉपी आप नोटरी अटेस्ट करा के दाखिल करते हैं, हालांकि वो एडमिसिबल नहीं है, नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अदालत में नहीं कर सकते हैं, बंद लिफाफे में नहीं दाखिल हो पाएंगे, तो वहाँ फोटोकॉपी दाखिल करिए और इशूज की स्टेज पे जो आपने कापीज निकाली हैं उनकी कापीज आप फिरिस्त के साथ आप दाखिल करें और फिरिस्त की आप सर्टिफाइड कापी जरूर ले लें।
क्योंकि किसी वक्त भी जो है ऐसा हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आपका ओपोनेंट वेस्ट कर दे, तो वहाँ पर आपकी जो फहरिस्त है वो आपको एविडेंस बनेगी। और क्योंकि आपने दूसरी कॉपी ले रखी है, आपकी फोटो कॉपी भी पहले से लगी हुई है, आप सर्टिफाइड दूसरी जो है वो एप्लीकेशन दे करके जो है किसी स्टेज पर दाखिल कर सकते हैं। तो ये सब प्रकाशन साहब को लेना है और सावधानी बरतनी है जी। और आप जिस वक्त काउंसिल करें जी, जब आप रेवेन्यू कोर्ट की प्रैक्टिस के केस के लिए, तो आप ये जरूर ध्यान रखें आप उसमें रिश्तेदार दोस्त न देखें, और उसमें जो ला नोइंग पर्सन हो रेवेन्यू का जी, आप उसी के हैंडओवर केस करें। अच्छा, सही है। अगर आपने कहीं मिस हैंडलिंग उस केस में हो गई तो फिर दूसरा सही है, कितना भी इंटेलिजेंट हो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए, और भविष्य में भी इस कार्यक्रम में अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपको बुलाते रहेंगे। और परगना क्या होता है? परगना या फारसी शब्द है और कई गांवों को मिलाकर ग्रुप ऑफ विलेज परगना बनता है। मुलजिम और मुजरिम में क्या अंतर है? मुलजिम उसे कहते हैं जिस पर आरोप तो लगा हो, विचाराधीन हो। मुजरिम जिस पर आरोप लगा हो और आरोप सिद्ध भी हो गया। और इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।